नमस्कार दोस्तों, आइए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीसी मशीन में लास्ट 10 साल में पूछे गए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की सीरीज, जिसके माध्यम से दोस्तों हम देखेंगे लास्ट 10 साल के क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक्स देखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ डीसी मशीन सॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मज़ा आने वाला है आप सभी को, बने रहिए हमारे साथ। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे फिगर, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। बेसिक देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ देखिए दोस्तों, ये डीसी मशीन का ये आप देख रहे होंगे स्टेटर। ठीक, स्टेटर है। स्टेटर किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। ठीक, उसके बाद क्या है? पोल शू, पोल फेस। ये क्या है? पोल शू। ये ऐसे ऐसे आपको दिखेगा अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। ठीक, ये फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? पोल शू के ऊपर जो लपेटी जाती है फील्ड जनरेट करने के लिए। ठीक, यहाँ पे यहाँ पे जो वाइंडिंग दिख रही है ये वाली, ये सब। ठीक, फिर आ जाइए नीचे, आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर ये बाहर निकला हुआ है, जो ये आर्मेचर कोर है। कोर पे फिर वाइंडिंग की गई है, देखिए कॉपर की वाइंडिंग। इसको हम भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। साथ ही साथ आप ये देख पा रहे होंगे बियरिंग एक लगा हुआ है। बियरिंग क्या होता है? ये मैकेनिकल रोलिंग डिवाइस है, जिसकी मदद से हम आसानी से क्या करते हैं, रोल करती हुई मूवेबल पार्ट को हम अलग कर सकते हैं अनमूवेबल पार्ट से। ठीक, फिर बियरिंग हो गया, शाफ्ट हो गया जिस पे सारा कोर और ये सब सिस्टम माउंटेड है। कम्यूटेटर हो गया। कम्यूटेटर क्या करता है दोस्तों? एसी टू डीसी कन्वर्टर है एंड डीसी टू एसी इन केस ऑफ जनरेटर, इन केस ऑफ मोटर। ठीक, अब क्या करेंगे हम? ये बेसिक हम देख लिए। कार्बन ब्रश यहाँ पे लगे हुए हैं कम्यूटेटर के पास। कार्बन ब्रश पे जब आता है ये कम्यूटेटर से निकल के, तो कार्बन ब्रश के थ्रू हमारे स्टेटर पे चला जाता है, और ये आउटसाइड की जो 2 टर्मिनल हमारे आएंगे डीसी के, वो ब्रश से जाके कनेक्ट रहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए जल्दी से देखते हैं, कुछ फिगर्स दिखाते हैं आपको। ये है आर्मेचर वाइंडिंग, ऐसा रहता है। ये है हमारी थिन लैमिनेटेड कॉपर, थिन लैमिनेटेड आयरन कोर है। ठीक, इसके ऊपर ये देखिए कॉपर की वाइंडिंग माउंटेड है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा कम्यूटेटर, ये है शाफ्ट। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसा दिखेगा अगर एक सिंगल स्लॉट आप देखेंगे हमारे कोर का, तो ऐसा दिखेगा। ये देखिए स्लॉट है जिनके बीच में वाइंडिंग की जाती है। स्लॉट फॉर वेजेस है ये, जिसकी मदद से हम उसको बांधते हैं। एक कूलिंग डक्ट है, जिसकी मदद से कूलिंग, एयर कूल्ड होता है तो जाता है इसमें ब्लोअर की मदद से। फिर स्लॉट हो गया, एक टीथ हो गया। ठीक, समझ में आ गया? ऐसा कोर का एक दिखता है आपको एज। ये हो गया आर्मेचर। ठीक, ये टोटल पार्ट दिखाया है इंटरनल डायग्राम। आर्मेचर मूवेबल पार्ट है, ये कार्बन ब्रश, ये कम्यूटेटर, ये हो गया स्टेटर। ठीक, अब आइए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी से दोस्तों डीसी जनरेटर का। और जो क्लासिफिकेशन डीसी जनरेटर का है वही डीसी मोटर का भी है, बस फंक्शन अलग अलग है। इन केस ऑफ जनरेटर क्या होता है, हम मैकेनिकल प्राइम मूवर से शाफ्ट को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेते हैं। ठीक, इन केस ऑफ सेम मशीन अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल इन देंगे तो मैकेनिकल शाफ्ट घूमेगा, वो हो जाएगा मोटर। क्या है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल क्या हो गया? जनरेटर। ओके, आइए देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन दोस्तों। ये जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है। जनरेटर बेसिकली 2 टाइप से ब्रॉडली क्लासिफाइड है डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक, सेल्फ एक्साइटेड में 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या? शंट, सीरीज, कंपाउंड। सेल्फ एक्साइटेड मतलब दोस्तों उनको बाहर से किसी अलग से सेपरेट सप्लाई की टर्मिनल के थ्रू हमें देने की ज़रूरत नहीं है सप्लाई। ओके, इसमें देखिए शंट में क्या है, ये है हमारा सप्लाई। ओके, ये है आर्मेचर टर्मिनल, ये है फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल। ये दोनों आपस में शंट में कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं शंट एक्साइटेड। ओके, फिर सीरीज में क्या होता है,
आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होती है। ठीक है दोस्तों। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में दोस्तों इन दोनों का मिक्सअप होता है, इसका प्लस इसका। ठीक, इसमें इसलिए इसे ब्रॉडली दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, लॉन्ग शंट टाइप, शॉर्ट शंट टाइप। जब क्या होता है, इसके सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज के वाइंडिंग के ओवरऑल में हम अगर एक शंट वाइंडिंग माउंट करते हैं फील्ड की, उसे बोलेंगे लॉन्ग शंट, क्योंकि ये दोनों साथ में आ गए। ठीक, इसलिए इसे बोलते हैं लॉन्ग शंट। जब केवल आर्मेचर के अक्रॉस हम एक शंट वाइंडिंग लगाते हैं फील्ड की, तो उस समय उसे बोलते हैं शॉर्ट शंट। इसके बियॉन्ड हम लगाएंगे एक सीरीज, जो कि दोनों के ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में होगी। ठीक है दोस्तों। तो लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट दो में है एक क्लासिफाइड। आपको समझ में आ गया, बेसिक ए ब्रीफ जस्ट रिवीजन के लिए है दोस्तों। बाकी ये दे दिया है मोटर का, सिर्फ सेम चीज़ें मोटर के केस में है, सेपरेटली एक्साइटेड है, आप देख रहे हैं। फील्ड सप्लाई यहाँ से अलग से देंगे, आर्मेचर है, लोड है। ठीक, और ये जनरेटेड टॉर्क है जो कि फाई आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, पी फाई जेड आई ए डिवाइड बाई 2 पाई ए। यहाँ से ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है। तो टार्क जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, फाई इंटू आई ए। ये परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर एक होता है, इसमें फील्ड हमारा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट हम लगा देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई जाती है। ठीक, अब सेल्फ एक्साइटेड मोटर यहाँ पे जैसे जनरेटर था 3 टाइप के, कंस्ट्रक्शन सेम है, बस दोस्तों होगा क्या, शंट वाउंड है, ये डीसी सप्लाई यहाँ से हम देंगे, इन होगा इलेक्ट्रिकल पावर, एक फील्ड में जाएगा, एक आर्मेचर में जाएगा। ये आर्मेचर करंट रहेगी, ये फील्ड करंट रहेगी। अगर फील्ड रेजिस्टेंस आरएफ है और यहाँ सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल वी है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ बैक ईएमएफ जो जनरेट हुआ अगर वो E है, ठीक, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए आर ए, अगर रेजिस्टेंस है आर्मेचर का आर ए प्लस ई, और V इज इक्वल टू ही क्या होगा, आई एफ आर एफ। ठीक, ये बेसिक इक्वेशंस हैं दोस्तों, केवीएल केसीएल लगा के हम जिसका यूज करते हैं डीसी मशीन में, आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। ये देखिए दिया भी है यहाँ पे। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये रिलेशन है किसमें, स्पीड एंड बैक ईएमएफ, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर करंट में क्या होता है, बैक ईएमएफ ई इज इक्वल टू पी फाई जेड एंड डिवाइड बाई 60A, पी फाई जेड एंड डिवाइड बाई 60A। ओके, अब यहाँ n है हमारा आरपीएम में स्पीड, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे ओमेगा में, रेडियन पर सेकंड में, तो क्या होगा 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे n में, तो ये आ जाएगा ओमेगा में। उसको फिर सॉल्व करके अगर हम रखेंगे इक्वेशन में v इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए में, तो हमारा निकल के आएगा ये इक्वेशन। ठीक है, इसी टाइप से ये है अपना सीरीज मोटर। ठीक, इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होगी आर्मेचर के सीरीज में होगी। ठीक, तो इसमें फील्ड का रेजिस्टेंस अगर आर एस है, यहाँ का अगर आर ए है, तो ओवरऑल अगर यहाँ पे हम केवीएल लगाएंगे तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, ड्रॉप आर एस में और आर ए में इंटू इसमें जाने वाली करंट सेम है, प्लस बैक ईएमएफ, ये यहाँ पे इक्वेशन दिया है। ठीक, अब इसमें भी सेम चीज़, अगर हम रिलेशन निकालेंगे ओमेगा ई और आर ए प्लस आर एस में, तो सेम वही चीज़ करना पड़ेगा हमें जैसे एबव में किया हम। ठीक, ये क्या है दोस्तों, ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है डीसी सीरीज मोटर की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और ये है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड में अभी हम आपको बताए कि अगर शंट केवल आर्मेचर के पैरेलल में लगा है शंट में, तो होगा शॉर्ट शंट। क्यों शॉर्ट शंट? अब एक क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल क्या है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड क्या होता है, जब ये फील्ड जो सीरीज फील्ड है दोस्तों, ये शंट फील्ड का अगर एडिटिव नेचर का होगा, एसी प्लस इसकी वाइंडिंग का डायरेक्शन, जाने वाली करंट का डायरेक्शन ऐसा हो, फील्ड ऐसा जनरेट हो कि दोनों एडिटिव नेचर के हों, तो उस समय क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होगा। ठीक, और अगर यही डिफरेंशियल होगा तो उस समय क्या होगा, डिफरेंशियल में हाई एस माइनस
फाई सीरीज हो जाएगा। ठीक, उसे बोलेंगे डिफरेंशियली कंपाउंडेड। ठीक, लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट आप जान ही गए हैं पहले ही। अगर दोनों एक फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के ओवरऑल शंट में अगर एक फील्ड आता है शंट फील्ड, तो उसे बोलेंगे लॉन्ग शंट, अदरवाइज बोलेंगे शॉर्ट शंट। ठीक, अब आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है दोस्तों, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में आप क्या बोल रहा है, व्हेन लार्ज करंट आर रिक्वायर्ड इट इज़ नेसेसरी टू यूज लैप वाइंडिंग। अब देखिए, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, आर्मेचर वाइंडिंग दो टाइप की ब्रॉडली क्लासिफाइड है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बस देखेंगे, वैसे तो और भी हैं, लेकिन हम लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ठीक, लैप वाइंडिंग में दोस्तों क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। पहले तो आप इक्वेशन जान लीजिए, बैक ईएमएफ का ई इज इक्वल टू क्या होता है, पी फाई जेड एन डिवाइड बाई 60A, वेयर पी इज नंबर ऑफ पोल्स। ठीक, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल इन वेबर। ठीक, जेड क्या है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम। ओके, so these all are the parameters on which back EMF will depends. Okay, so now let's see what is lap winding and wave winding. लैप वाइंडिंग क्या है, वेव वाइंडिंग क्या है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारी ओवरऑल आर्मेचर करंट जाती है, इसको हम नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ढेर सारे। ठीक, ये जो डिज़ाइन होती है, ये डिज़ाइन स्टेज की प्रॉब्लम है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हैवी करंट मोटर हमें चाहिए, हैवी ड्यूटी, ठीक, उसमें हम लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल पाथ होने से ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ 100 एम्पियर जा रहा है और 10 पाथ हैं, तो 10-10 एम्पियर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आर्मेचर वाइंडिंग में। ठीक, वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ फिक्स हो जाता है, ए इज इक्वल टू 2 हो जाता है, जबकि लैप वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पोल्स के। अगर 4 पोल मोटर है तो 4 पैरेलल पाथ होंगे, 8 पोल मोटर है तो 8 पैरेलल पाथ होंगे। ठीक, इसको याद करने का तरीका आपको बता दूं, LAP लिखा है लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में जो ए होता है किसके बराबर हो जाता है, P के। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और वेव वाइंडिंग में हमेशा क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो जो अब असर्शन हम देखेंगे, व्हेन लार्ज करंट आर रिक्वायर्ड इट इज़ नेसेसरी टू यूज लैप वाइंडिंग, बिल्कुल सही है। ठीक, रीजन देखते हैं, इन लैप वाइंडिंग इक्वलाइजिंग कनेक्शंस आर डेफिनेटली नीडेड। इक्वलाइजिंग कनेक्शंस नीडेड होता है, बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन दोनों में जो रीजन और असर्शन है वो एक दूसरे से लिंक्ड सही से नहीं है। ठीक, तो है तो दोनों सही, लेकिन लिंक्ड नहीं है। ओके दोस्तों, अब बात आती है हमारा ये सर्कुलेटिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करने के लिए स्पार्किंग एट ब्रशेस हम इक्वलाइजिंग कनेक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो है दोनों चीज़ सही, लेकिन आपस में लिंक्ड नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। इसमें क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द आर्मेचर टॉर्क इन ए डीसी मोटर इज फंक्शन ऑफ। बोल रहा है आर्मेचर टॉर्क जो होता है डीसी मशीन में किसका किसका फंक्शन होता है। देखते हैं, आर्मेचर टॉर्क दोस्तों जो होता है, टी इज इक्वल टू ये होता है पी फाई जेड आई ए डिवाइड बाई 2 पाई ए। अब इसको अगर हम सही सॉल्व करेंगे, देखेंगे पी जेड बाई 2 पाई ए कॉन्स्टेंट है, बचा क्या, फाई आई ए। इसको अगर हम कांस्टेंट मान लें के, तो फाई आई ए इज इक्वल टू टी। तो टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फाई आई ए के। तो किसका फंक्शन हुआ, फ्लक्स का और आर्मेचर करंट का। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, स्पीड नॉट करेक्ट, डैम्पिंग नॉट करेक्ट। सो ओनली ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको देखते हैं। ये देखिए ग्राफ दे रखे हैं, ग्राफ स्पीड वर्सेस टार्क, स्पीड टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ दिया है। अब इसको देख के हमें बताना है कि जो कर्व हैं
उनका मिलान करना है। ठीक, पहला ये बोल रहा है स्पीड एन वर्सेस आर्मेचर करंट डीसी शंट ना, ये ए ऑप्शन है। ठीक, बी ऑप्शन बोल रहा है इस टॉर्क वर्सेस करंट डीसी शंट। ठीक, सी ऑप्शन बोल रहा है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट डीसी सीरीज। ठीक, डी ऑप्शन बोल रहा है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट डीसी सीरीज। ठीक, 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास, ए बी सी डी। अब स्पीड वर्सेस क्या बोला, करंट, डीसी शंट का। तो डीसी शंट का स्पीड वर्सेस करंट जो ग्राफ होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, स्पीड वर्सेस करंट। स्पीड वर्सेस करंट का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, अब आप ग्राफ पे आ जाइए, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखिए, स्पीड इसका हमेशा कांस्टेंट रहता है शंट का। ठीक, ये हो गया एन, ये हो गया आई ए। तो इसका ग्राफ नंबर 4 जो हो गया वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए का मैच होना चाहिए 4 से। ठीक, टार्क वर्सेस करंट डीसी शंट का, टार्क वर्सेस करंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टार्क, शंट मोटर का टार्क हमेशा कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। ठीक, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही, बी का 3 हो जाएगा। स्पीड वर्सेस करंट डीसी सीरीज का स्पीड कैसे वेरी होता है, करंट के साथ, ये हो जाएगा। और सॉरी, टार्क हो गया, ए हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3। ठीक, ग्राफ नंबर 3। और डी का बाय डिफ़ॉल्ट फिर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, टार्क वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज का टार्क वर्सेस करंट क्या होता है, ये। ठीक, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, गलत कर दिया क्या, मैं कुछ गलत कर दिया। ये हो गया 2। ठीक, ये हो गया, ये 1 नहीं 2 हो गया। ठीक, देखिए ग्राफ नंबर 2 ऐसा है ना, ये टार्क वर्सेस करंट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 का 4, बी का 3 ना, सी का 1 ना, डी का 2, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। द आर्मेचर एमएमएफ वेव फॉर्म ऑफ ए डीसी मशीन। आर्मेचर एमएमएफ वेव फॉर्म पूछ रहा है डीसी मशीन का। ये कैसा होता है दोस्तों, ये होता है आर्मेचर एमएमएफ होता है कैसा, ट्राई एंगुलर। कैसा, ट्राई एंगुलर। ठीक, ऐसा आता है थ्रू आउट द पोल, ऐसा बड़ा सा एन पोल, एस पोल रीजन में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ये आइए देखते हैं। मैक्सिमम इफिशियंसी occurs in a separate excited DC generator when the terminal voltage is 220 वोल्ट। ओके, टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा है अगर VT 220 वोल्ट है और E जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो अगर 240 वोल्ट है। द स्ट्रे लॉसेस इफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 पूछ रहा है, RA दे रखा है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी बोल रहा है कब मिल रही है हमें, जब VT इतना है, E इतना है, R इतना है। तो स्ट्रे लॉसेस क्या होंगे। ठीक, स्ट्रे लॉसेस जो होते हैं दोस्तों वो वेरिएबल लॉस है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस क्या होता है, पहले देखिए जनरेटर के केस में सेपरेटली एक्साइटेड है। ठीक, सेपरेटली एक्साइटेड का ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आर्मेचर, ये फील्ड हो गया, ये कहीं दूसरे जगह से एक्साइटेड है। ठीक, जनरेटर है, क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक, करंट बाहर जाएगी। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होगा, V प्लस
आई ए आर ए। ओके, आई ए की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कितना आएगा, ई माइनस वी बाई आर ए। ओके, ई की वैल्यू दिया है 240 माइनस 220 डिवाइड बाई हाउ मच, आर ए 0.2। ठीक, कितना आ गया, 100 एम्पियर। स्ट्रे लोड लॉसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल लॉस, स्ट्रे लॉस। तो ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर आर ए। आई ए स्क्वायर कितना दिया है, 100 का स्क्वायर आ गया आई ए यहाँ से, इंटू आर ए दिया है 0.2। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2000 वाट। ठीक, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 117/06। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है, एन 8 पोल डीसी जनरेटर हैज़ ए सिंपल वेव वाउंड आर्मेचर containing 32 coils of 6 turn each। ठीक, 32 coils of 6 turns each। okay, now it is asking its flux per pole phi दिया है 0.06 वेबर। the machine is running at 250 rpm, n is equal to 250 rpm। now it is asking the induced armature voltage is, induced armature voltage पूछ रहा है। अब दोस्तों हम जानते हैं सिंगल टर्न में कितना होता है, 2 कंडक्टर होते हैं। ठीक, ये कोई कॉइल होती है अगर ना, तो सिंगल टर्न में, सिंगल टर्न इज इक्वल टू 0 टू कंडक्टर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर पाथ, ठीक, वेव वाइंडिंग में कितने पाथ होते हैं, 2। ठीक, तो ये कितना होगा, पी फाई जेड, ओके, डिवाइड बाई 60A इंटू एन। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर, हाँ, पर पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर, पी फाई जेड एन बाई 60A। ओके, पर पाथ इतना हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल इनटू ईच टर्न्स, हो गया 192। ओके, अब 1 टर्न कितना कंडक्टर रखा है, 1 टर्न बराबर 2 कंडक्टर। ओके, सो टोटल जेड हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स आया 192, नंबर ऑफ टर्न्स आया 192, और एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल आ गए 384 कंडक्टर। यही बस इसमें निकालने में लोग गलती करते हैं, बाकी सब तो आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ ये आ गया जब 384, उसके बाद वेव बाइंडिंग में हम जानते हैं ए बराबर क्या हो जाता है, वेव बाइंडिंग में ए इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक, रख दीजिए, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई जेड, ठीक, एन डिवाइड बाई 60 इंटू 8/2। 8/2 क्या है, ए पोल है 8 और 2 क्या है, ए की वैल्यू। ओके, इसे सॉल्व करेंगे 384 वोल्ट आएगा। ठीक, 384 वोल्ट। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सेगमेंट्स विल बी देयर फॉर द commutator of 6 pole DC machine having the simple wave wound armature with 72 slots। ठीक, इसमें पूछ रहा है 72 स्लॉट्स अगर है, ओके, वेव बाउंड आर्मेचर, तो उसमें कितने सेगमेंट होने चाहिए, कितने सेगमेंट होने चाहिए। इसमें क्या करेंगे दोस्तों,
इसमें अगर हम ध्यान से देखें, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट कितना होता है, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल, ठीक। और नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर ए 2 लेयर वाइंडिंग कितना होता है, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल के, ठीक। नंबर ऑफ सेगमेंट जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल के। अब इसमें देखिए ये आर्मेचर दे दिया है 72 स्लॉट्स, मैं लिख के बता देता हूँ। चूँकि क्या होता है, जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स होता है वो होता है सी, नंबर्स ऑफ आर्मेचर कॉइल, ठीक। इसलिए और ये भी हम जानते हैं, जो नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं फॉर 2 लेयर, ठीक, वो कितना होते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल, ओके। अब नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज आल्सो सेम, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट विल आल्सो बी सेम, ओके। तो इस हिसाब से हम पाएंगे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स इज करेक्ट फॉर द आइडियल फील्ड एक्साइटेशन ड्यूरिंग स्टार्टिंग इन केस ऑफ शंट एंड कंपाउंड मोटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द आइडियल फील्ड एक्साइटेशन ड्यूरिंग स्टार्टिंग इन केस ऑफ शंट एंड कंपाउंड मोटर्स, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे, ऑप्शन ए बोल रहा है मैक्सिमम, बिकॉज मोटर टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड लोड टॉर्क, मैक्सिमम बिकॉज मोटर टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड लोड टॉर्क, ओके। ऑप्शन बी मैक्सिमम बिकॉज वोल्टेज शुड बी बिल्ट स्लोली, ऑप्शन सी मैक्सिमम because small excitation will lead to low operating speed during starting, option D it can be anything because it does not matter in case of these motors। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए मैक्सिमम होगा, बिकॉज मोटर टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड लोड टॉर्क, ठीक। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग के समय मैक्सिमम होगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, इसमें बोल रहा है असर्शन रीजन में, असर्शन ए है, इन ए सर्टेन केस ए डीसी शंट जनरेटर फेल्ड टू बिल्ड अप द वोल्टेज, ठीक। फिर बोल रहा है शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर शुड बी मोर देन इट्स क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस वैल्यू टू जनरेट द वोल्टेज, ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। और एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, इसमें जो डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक, इसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है आरएफ, और किसी भी केस में जो फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा कितना होना चाहिए, लेस दैन आरएफ। तो फील्ड रेजिस्टेंस जो एक्चुअल होता है वो फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक। क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अगर ज़्यादा हुआ तो हमारा सफिशियंट फील्ड जनरेट नहीं होगा, और उस केस में डीसी शंट जनरेटर फेल हो जाएगा वोल्टेज बिल्डअप करने पे। तो ये तो पक्का है कि एक केस होता है जिसको बोलते हैं क्या, कि रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है पर्याप्त, तो उसमें क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाता है हमारा, हम सभी जानते हैं, IF/RF। उस समय जो फ्लक्स होता है फाई फील्ड, ये प्रोपोर्शनल होता है IF के, ठीक। अब VT इज इक्वल टू क्या होता है ये, और ये होगा IF। हाँ, IF हमारा क्या है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये कम हो जाएगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम हुआ
तो क्रिटिकल वैल्यू एक होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विच वुड बी रिक्वायर्ड टू जनरेट द वोल्टेज। अगर उससे कम हो गया अगर हमारा फ्लक्स तो जनरेट ही नहीं होगा हमारा वोल्टेज। तो उस केस में हमारा क्या होता है, जो भी फील्ड रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है, हमेशा कम होना चाहिए न कि ज़्यादा, जैसा कि ऑप्शन बी यानी रीजन में बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसका मतलब होता है एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। ठीक, रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। फीडिंग ए कांस्टेंट पावर लोड इफ द स्पीड हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू 0.25 पर यूनिट, द सप्लाई वोल्टेज शुड बी रिड्यूस्ड इन टर्म ऑफ पर यूनिट। बोल रहा है रेटेड स्पीड रेटेड वोल्टेज पे फीड किया जा रहा था कांस्टेंट पावर पे। अब अगर स्पीड को रिड्यूस करके 0.25 करना है पर यूनिट में, तो उस समय वोल्टेज को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। इसमें क्या होगा, इसमें बोल दिया है पावर कांस्टेंट, मतलब ये आई ए कांस्टेंट हो गया। ठीक, पी इक्वल टू ये आई ए कांस्टेंट हो गया। अब इसका मतलब पहले केस का पावर दूसरे केस के पावर के बराबर हो गया। ठीक, पावर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर ड्राइव है ये। उस समय में अगर हम पहले वोल्टेज को इसको 1 पर यूनिट मान लें और पहली करंट को 1 पर यूनिट मान लें, ठीक, जो कि होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम जानते हैं T प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर का जो फ्लक्स भी होता है वो भी आई ए के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से टॉर्क यहाँ पे आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, चूँकि फाई आल्सो प्रोपोर्शनल टू आई ए। ठीक, अब पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब टाउ ओमेगा जो होगा वो पावर के बराबर होता है, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, सो टी एन आल्सो भी कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ देखिए टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एन के। ठीक, इसको अगर हम अलग अलग वो मान लें, इक्वेशन मान लीजिए इसे इक्वेशन 1, ठीक, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, तब अगर आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से, इससे और इससे क्या निकल के आ रहा है, आई ए स्क्वायर जो हो गया वो 1/n के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, ये देखिए। ठीक, अब क्या हो गया, आई ए स्क्वायर 1/n प्रोपोर्शनल हो गया, तो आई ए टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इस हिसाब से आई ए टू इज इक्वल टू अंडर रूट n1/n2 इंटू कितना, I1। ओके, यहाँ देखिए आई ए क्या हो जाएगा 1/√n के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उस हिसाब से इतना कैलकुलेट होके आ गया हमारा। अब यहाँ पे IA2 इज इक्वल टू बोल रहा है पहली स्पीड 1 पर यूनिट मान लिया, दूसरी इसकी 25% हो गई और पहली पर यूनिट करंट थी 1, तो IA2 निकल के कितना आ गया, 2 पर यूनिट। ठीक, 2 पर यूनिट आ गया। अभी जब 2 पर यूनिट हो गया IA2, तो EA2 बराबर क्या होगा, EA2 इक्वेशन नंबर 1 से EA1 IA1 डिवाइड बाई IA2, सॉल्व किया 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0.5 पर यूनिट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक, AIS 2012 क्वेश्चन था दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों डीसी सीरीज मशीन का, डीसी मशीन का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,